तो आज की जो हमारी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की। हम लोग चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं यूनिट नंबर 9 पर। और यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पर अगर हम बात करें आप लोगों से, तो चिकित्सकीय समाज कार्य और मनोचिकित्सकीय समाज कार्य की संकल्पना, उद्विकास, चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता और मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता का भूमिका क्या है, कार्य क्या है, इन पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। वहीं कल हम लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य और उसके संबंध में कुछ रोगों के बारे में भी देखा, महामारी विज्ञान, हेतु की विज्ञान को लेकर देखा। सिजोफ्रेनिया को मनोभाजन कहा जाता है, मनोदशा विकास भी हमने देखा, तंत्रिका विक्षिप्तता देखा। ठीक है, बेसिकली इसको जो है स्नायु विकृति में रखा जाता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंतर्गत रखा जाता है तंत्रिका विकृति को। तनाव से संबंधित हम लोगों ने देखा। सोमैटोफॉर्म विकार के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ 4-5 टाइप के इसके प्रकार थे, हमने इसके बारे में देखा था। बाल और किशोर के मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं की भी हम लोगों ने चर्चा किया था। थोड़ा सा हमने बताया था कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन से एक्ट होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा कर लिए थे। आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि जरण और रोग के चपेट में आने से संबंधित का सिद्धांत क्या क्या है, जिसमें जरण के मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या भूमिका निभाए हैं। वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए मनोसामाजिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, मानसिक बहुत सारी समस्याएं हैं। कोई पर्टिकुलर, हालांकि यूजीसी ने कहा है कि भाई मनोवैज्ञानिक और सामाजिक और शारीरिक, और साथ ही साथ इन्हीं समस्याओं पर हमें चर्चा करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं, इन पर भी हम लोग जिक्र करेंगे अभी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है उपेक्षाएं, दुर्व्यवहार, हिंसा, परित्याग के विरुद्ध जो है व्यक्तियों के अधिकार और समाज कार्य के हस्तक्षेप को देखेंगे। दिव्यांग व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य में भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर फिर चर्चा करेंगे। फिर लिंग और विकास के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ जरण। जरण को बेसिकली क्या बोला जाता है, एजिंग कहा जाता है ना। एजिंग एक किताब थी, किसी को मालूम है? फिलीपींस या फिलिपिंसन का नाम आप लिख लीजिएगा। इनकी किताब आई थी जरण में। बेसिकली ये शब्द जो है जरण, वो क्षीण होना बताता है, यानी वृद्ध होने के परिप्रेक्ष्य में चलता है ये जरण शब्द। और जरण को अगर हम बात करें, जब आप वृद्ध व्यक्तियों के बारे में अध्ययन कर रहे होते हो या आप उनके बारे में किसी चीज़ पे चर्चा कर रहे होते हो, तो वो शब्द जरण होता है। और जब वृद्ध व्यक्तियों का आप अध्ययन करेंगे तो उसको जीरेंटोलॉजी कहा जाता है, और हिंदी में उसको ज़रा विज्ञान बोला जाता है। और ज़रा विज्ञान जरण से ही आया है, उसको क्या बोला जाता है, जीरेंटोलॉजी, यानी ज़रा विज्ञान, वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन करना। जैसे आप बीमारी के बारे में आप लोगों ने जो है एटियोलॉजी देखा था, ठीक उसी प्रकार से जब आप वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे तो उसको जीरेंटोलॉजी कहेंगे। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। यहाँ मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगा। एक बात तो ये ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष कब मनाया जाता है? तो हाँ, 1999 1999 में जो है इसको मनाना शुरू किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो ये 1 अक्टूबर, अगर हम बात करें 1 अक्टूबर 1999 से शुरू हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस की भी बात अगर करता है आपसे ना, तब आप जवाब दीजिएगा 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें इसके संबंध में 2-3 बातें बता दूं आप लोगों से, सम्मिलित करने में प्रश्न को लेकर आता रहता है हमेशा। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष को लेकर पूछा जा सकता है आप लोगों से। अंतर्राष्ट्रीय जो बाल वर्ष होता है वो आप ध्यान रखिएगा 1979। ठीक है, और जो बाल दिवस जो जी वयस्क दिवस बस आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। युवा दिवस आ रहा है। वयस्क दिवस कहाँ 1 अक्टूबर को मनाया जाता है? आप मेरी बात को सुनिए, इधर उधर मत जाइए, अभी सुनिए ध्यान से, अभी उसी लाइन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष हो जाएगा वो 1985 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष को लेकर तो 1975 हो जाएगा। परिवार, अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष की बात करेगा तो 1994 हो जाएगा, है ना। और विश्व के अगर हम बात करते हैं, जैसे परिवार, विश्व परिवार दिवस के रूप में, और एक राष्ट्रीय होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि राष्ट्रीय को आप ध्यान रखिएगा 1994,
जो है पहले अंतर्राष्ट्रीय को आप ध्यान रखिएगा 94 को, राष्ट्रीय को ध्यान रखिएगा आप लोग 1996 को परिवार में। अच्छा, आपको मैं बता दूं यहाँ दिवस में आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसे 20 नवंबर और 14 नवंबर को मनाया जाता है आपका जो है बाल दिवस। क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। और अगर 12 जनवरी के पूछा जाए, 12 जनवरी को पूछा जाए तो आप बताना अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 12 अगस्त को पूछा जाए तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न ना हो, 12 अगस्त आप कर लीजिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अंतर्राष्ट्रीय, और आप 12 जनवरी को आप कर लीजिए राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। ये युवा के परिप्रेक्ष्य में है। बात करते हैं अगर हम इसके आगे तो महिला दिवस के रूप में, तो महिला दिवस आप याद रखिएगा 8 मार्च को, और 8 मार्च 1994 से ये जो है शुरुआत भी कर दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सवाल है, बताइए जरा, शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम का प्रश्न है ये। लास्ट में क्या बोले हैं सर? शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। दोनों है। हाँ, मजदूर दिवस 1 मई बोला आपने? 1 मई को मजदूर दिवस। याद रखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो ये 2 चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। और जब आप बालिका वाला रिपीट कर दीजिए प्लीज। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर यानी 11 अक्टूबर, और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, वृद्ध लोगों का अगर आप अध्ययन करेंगे तो ज़रा विज्ञान होता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर होता है। फिलीपींस सी के बारे में हम लोगों ने बात किया एजिंग बुक को लेकर। याद इतनी बातें रखना आप सभी लोग। आपको बता दूं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक एक्ट आया है, और आपको 2022 में आप लोगों से हो सकता है प्रश्न बना देंगे, तो कॉपी पर मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए आप सभी लोग, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स। लिख रहे हो ना? हाँ सर। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2017। आपने नाम सुना होगा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के बारे में, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के बारे में। और यह है वो योजना जो है 2017 में लाई गई थी। में लाई गई थी। तो इतनी बातें तो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जेरेंटोलॉजी, जिसको आप जरा रोग विदा भी कहते हैं, इसका संबंध जो है प्राणी मात्र के विशेषकर मनुष्य के वृद्ध होने तथा वृद्धावस्था की समस्याओं के जब हम अध्ययन की बात करते हैं तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं उसको। ये शब्द आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जरा विदा, इसको जरा विज्ञान भी कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग। आगे अगर हम बात करते हैं इसी के परिप्रेक्ष्य में, वृद्ध कहते किसको है? देखिए, वृद्ध आप जानते हैं भली भांति तरीके से और परिचित भी हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए, जन्म से मृत्यु तक मानव का जीवन शारीरिक विकास की एक प्रक्रिया है जो कुछ पूर्व निर्धारित चरणों से होकर गुजरता है। जैसे चरण आप जानते हैं, शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, किशोरावस्था होता है, युवावस्था होता है,
वयस्क अवस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होता है, और उसके बाद आपका आता है वृद्धावस्था। इन्हीं अवस्थाओं के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, वृद्धावस्था की जो आयु होती है, आवाज क्लियर है मेरी क्या? हाँ सर। ठीक है, सर जॉइनिंग के मैसेज आ रहे हैं। ओके, एक मिनट। चलिए, तो यहाँ अगर हम लोग चर्चा करें, ध्यान दीजिएगा कि वृद्धावस्था के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना, वृद्धावस्था के बारे में। तो वृद्धावस्था की जो आयु होती है, कहीं कहीं 60 प्लस मिलता है, तो कहीं कहीं 65 प्लस मिलता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, कहीं कहीं 60 मिलेगा तो कहीं कहीं 65 मिलता है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है? और ये मृत्यु पर्यंत तक चलता है, और ये वृद्धावस्था की आयु होगी, ये वृद्धावस्था की फिर आयु बन जाएगी। आगे अगर हम बात करें तो इसके परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि वृद्ध से यहाँ जो मतलब बताया गया है कि उस व्यक्ति से जिसने 60 वर्ष की आयु जो है पार कर ली हो, जिसने 60 वर्ष की जो आयु है वो पूरी कर चुकी हो या कर लिया हो। तो इसके बारे में बताया गया कि व्यक्तियों की पहचान नई पीढ़ी और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की पहचान पुरानी पीढ़ी के रूप में जो है किया जा सकता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ वृद्ध व्यक्तियों के लिए समस्याएं आती हैं हमारे सामने। एक होती है शारीरिक दुर्बलता। शारीरिक दुर्बलता क्या होता है कि आयु बढ़ने के साथ व्यक्ति का शरीर शिथिल होने लगता है, इंद्रियां कमज़ोर होने लगती हैं, आँखों से अगर हम बात करें तो दिखना कम हो जाता है, तो वो बेसिकली शारीरिक दुर्बलता होती है। एक समस्या ये है। मानसिक रोग भी हो सकता है इनको। दूसरी समस्या इनके लिए है कि भाई अस्वस्थ या शारीरिक क्षीणता, जहाँ पे मानसिक रोग बहुत कुछ साथ साथ चलते हैं, तो शरीर के कमज़ोर पड़ने के बाद बुढ़ापे की अनुभूति व्यक्ति के मानसिक निराशा और संचार को बताने लगती है। तो वृद्ध व्यक्ति शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी अपने को बहुत असहाय महसूस करने लगता है। तो एक प्रकार से यहाँ पे विभिन्न प्रकार की उसको बीमारियों से वो घिर जाता है। इसलिए कहा जाता है कि एक समस्या उनके लिए मानसिक रोग भी है। तीसरी बात करते हैं अकेलेपन की समस्या। तो अकेलेपन की समस्या क्या हो सकती है? भारत में औद्योगिकीकरण और नगरीकरण में वृद्धि होने के कारण जैसे जैसे संयुक्त परिवार जो है वो जगह ले रहा है, अब एकल परिवार का यानी केंद्रित परिवार की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो परिवार के जो युवा सदस्य हैं वो विवाह के बाद अपने माता पिता के साथ रहना नहीं चाहते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जिस आयु में व्यक्ति को अपने बच्चों से सबसे अधिक सहायता और संरक्षण की आवश्यकता होती है, तो उस आयु में वे स्वयं को अकेला और निराश्रित महसूस करने लगते हैं। वो बेसिकली अकेलेपन की समस्या को बताता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात करते हैं आर्थिक असुरक्षा की स्थिति, एक और पॉइंट आता है हमारे सामने। आर्थिक जो असुरक्षा है, मतलब वृद्ध व्यक्तियों के लिए जो है आर्थिक सुरक्षा संबंधित तनाव का भी सामना करना पड़ता है। तो पारिवारिक आय कम होने के कारण या पारिवारिक आय कम होने से परिवार के लोग जो है बुजुर्गों को प्रायः भार के स्वरूप में देखने लगते हैं हम लोग, है ना। तो ये एक प्रकार की जो है आर्थिक असुरक्षा की स्थिति भी हमारे सामने देखने को मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, आगे अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त परिवार के अभाव की समस्या, ये आप सभी लोग जानते भी हैं कि बुजुर्ग जनों में अगर हम बात करें संयुक्त परिवार के अभाव की जो समस्या है उसका भी सामना करना पड़ता है। तो संयुक्त परिवार में वृद्धावस्था, बीमारी आदि जैसे है उस समय में सुरक्षा प्रदान की जाती है। वही एकाकी परिवार में व्यक्ति अपने परिश्रम से प्राप्त फल पर निर्भर रहकर वृद्धा और बीमारी के समय में अपनी जीविका को चलाने लगता है। तो बेसिकली संयुक्त परिवार के अभाव की जो समस्या है वो भी आपके लिए या वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक समस्या का रूप बन जाती है। इस चीज़ को आप सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग जरा मुझे बताएं, क्या स्पष्टीकरण आप सबको हुआ कि भाई कौन कौन सी समस्याएं होती हैं वृद्ध व्यक्ति को लेकर? हाँ, आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से बताइए समस्याएं कौन सी हैं कौन सी नहीं हैं। ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिल जाती है प्रश्नों समस्या को लेकर।
ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए इसके अंतर्गत हमने बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं लेकिन हमने लिखा नहीं है, बशर्ते आप लोगों ने कहा था शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, तो मैंने शॉर्ट ही लेकर आया हूँ आप सबके लिए। पॉइंट है सारे में इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व किया हूँ, और कुछ पॉइंट जो मैं लिखवाऊंगा वो आप उसको नोट भी कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, एक समस्या होती है उचित देखभाल की समस्या। उचित देखभाल नहीं हो पाता है वृद्ध व्यक्तियों के लिए सही तरीके से। कहने का मतलब होता है कि जिस परिवार में कई सदस्य होते हैं वहाँ तो बड़े बुजुर्गों की देखभाल ठीक तरीके से हो जाती है, लेकिन जब हम एकाकी परिवार की बात करते हैं तो वहाँ पर उचित देखभाल उनकी नहीं हो पाती है। उन्हें कभी कभी बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ जाता है, तो वो बेसिकली एक प्रकार के समस्या के रूप में आता है। बात अगर हम करते हैं मनोरंजन की समस्या, भी एक प्रकार की हमारे सामने मिल जाती है कि परंपरागत रूप से परिवार में विभिन्न उत्सव और समारोहों का समायोजन से वृद्ध समस्याओं को अपने नाते रिश्तेदारों से मिलने का अवसर मिल जाता है, तो पड़ोसियों और मित्रों के बीच में भी वृद्धों की दिनचर्या सरलता से पूरी हो जाती है। आज के उत्सव में और समारोह की जगह अगर हम बताएं, परिवार में टेलीविज़न मनोरंजन का एकमात्र साधन बन गया है। देखने और सुनने की जो शक्ति है वो कमज़ोर होने के कारण वृद्धजन टेलीविज़न का भी अपनी इच्छा अनुसार उपयोग तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन बच्चों के अध्ययन के नाम पर उनके माता पिता के द्वारा भी वृद्धजनों के लिए टेलीविज़न की सुविधा देना आवश्यक भी नहीं समझते हैं। तो वृद्धजन लोग यहाँ पे अकेले में रहते हैं और अकेलापन महसूस करने लगते हैं, तो यहाँ पर एक प्रकार की समस्या बन जाती है वृद्ध व्यक्तियों के लिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो वृद्ध व्यक्तियों के संबंध में अगर इनकी समस्या का समाधान करना है या समस्याओं को सुलझाना है, तो मैं आपको बता दूं, तो देखिए विश्व तथा भारतीय जनसांख्यिकी का अध्ययन करने के ज्ञात होता है कि वृद्धों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, और इससे इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों की जनसंख्या में अनुपात में वृद्धि अधिक होते जाएंगे। तो आपने एग्ज़ाम में मैंने आप लोगों से अप्लाइड प्रश्न जो है करवाया होगा अभिकथन को लेकर, तो उस प्रश्न में ये प्रश्न जो है आया हुआ था कि पूछा जा रहा कि भारतीय जनसांख्यिकी का अध्ययन करने से ये ज्ञात हुआ था, हालांकि ये नाम नहीं आया था, प्रश्न में ये था कि वृद्धों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, क्या यह एक समस्या है? क्या यह एक समस्या है? समस्या के रूप में थी। अब इसी समस्या के रूप में अगर हम बात करें, जब समाधान की प्रक्रिया अब संचालित करेंगे तो आप कुछ इस तरीके से करेंगे। भारत में संयुक्त परिवार की व्यवस्था वृद्धों को सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और मानसिक सुरक्षा प्रदान करेंगे, अतः इसे विघटन से रोकने का प्रयास करेंगे आप लोग। ये एक सुझाव है। परंपरागत भारतीय समाज में सामुदायिक जीवन वृद्धों को उनकी किसी भी समस्या का एहसास नहीं होने देना है। आपको सामुदायिक जीवन को पुनः मजबूत करने का उपाय आपको ढूंढना होगा। वृद्धों के लिए स्वस्थ मनोरंजन और साधन उपलब्ध कराने चाहिए। वृद्धों की समस्या का समाधान हेतु यह भी बहुत ही ज़रूरी है कि हम वृद्धावस्था को जीवन की अनिवार्यता के रूप में स्वीकार करें, ना कि बोझ के रूप में स्वीकार करें। यह भी पॉइंट आप लोगों को प्रश्न में आ चुका है एग्जाम में। समय समय पर वृद्धों के लिए विशेष आयोजन किए जाते हैं, जैसे सामान्य ज्ञान, खेल प्रतियोगिता, कार्यशाला का आयोजन आदि जैसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, वो समय समय पर वृद्ध व्यक्तियों के लिए आयोजित किए जाते हैं। सरकार की ओर से वृद्धों के लिए वृद्ध होम स्थापित करना चाहिए, और इसमें अगर हम बात करें तो समुचित सुविधाएं हो, ऐसी संस्थाओं को सरकार की ओर से सहायता दी जानी चाहिए। वृद्धों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए निःशुल्क व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत कम प्रीमियम पर स्वास्थ्य बीमा व्यवस्था भी करना शुरू कर देना चाहिए। वृद्ध अवस्था में पेंशन योजना की राशि को बढ़ाई जानी चाहिए, और शिक्षित वृद्धों के अनुभव का लाभ प्रौढ़ शिक्षा जैसी सेवाओं में लिया जाना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे समस्याओं के बारे में, उसके जो है समस्याओं के समाधान के रूप में हम इसको यूज करते हैं। अब बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए सरकारी नीतियां हैं, योजनाएं हैं, ठीक है। वृद्ध व्यक्तियों के कुछ अधिकार हैं जो बताए गए हैं। कितने लोगों को मालूम है भाई? बताना चाहेंगे मुझे वृद्ध व्यक्तियों के लिए अधिकार वगैरह के बारे में? बताइए अगर मालूम है तो। वृद्ध पेंशन योजना।
हिंदू एडॉप्शन एक्ट है, उसमें भी भरण पोषण के लिए एक्ट दे रखा है, शायद आर्ट 17 या 18 है, जहाँ पे बूढ़े वृद्ध माता पिता को अपने संतान से अधिकार है। और एक बार ये क्या कहते हैं 2007 का जो मेंटेनेंस एक्ट है ये भी है। 17 ये दो तीन, हाँ जी 2007 है सर, 17 है 2007 है सर। अभिभावक का भरण, 2007 है। तो 2007 है सर, आप 17 कह रहे थे सर, 2007। अभिभावक एवं भरण पोषण एक्ट की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी सर। हाँ, तो 2000 क्या 7, 2000, अच्छा मैंने 2017, 2007 है सर। नहीं, हाँ मैंने 2017 बोला है ना? 2017 बोला सर। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, आप कर लीजिए करेक्ट। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण जो है वो बेसिकली 2007 को रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसको आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसमें 2019 में संशोधन किया गया था, है ना, इसमें 2019 में संशोधन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने 1999 में राष्ट्रीय वृद्धजन नीति की घोषणा की थी। कब? 1999 में। और इसी के माध्यम से वृद्धजनों के अधिकारों की पहचान मिली थी और इसको आर्थिक स्थिति, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, जीवन और संपत्ति की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार को दी गई थी। आपको जानते होंगे अच्छे तरीके से। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 है, जिसको मैंने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में पारित किया गया। और 2007 में जब ये आया तो इसने कहा कि वर्तमान में जो एकल परिवार है, जो न्यूक्लियर फैमिली है, उसका प्रचलन बढ़ रहा है। उसने कहा कि पारंपरिक संयुक्त परिवार जो जॉइंट फैमिली है उसकी संरचना में बदलाव हो रहा है। बात को समझिएगा बहुत अच्छे से, आप सभी लोग, एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं यही सारी शब्दों से। इस वजह से वृद्धावस्था में अधिकांश लोगों को अकेले रहना पड़ता है और इससे वरिष्ठ नागरिकों की अवहेलना, उसके प्रति अपराध और शोषण और परित्याग आदि जैसे मामलों को बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। आपने नाम को पता होगा, आप सब जानते होंगे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। राष्ट्रीय अपराध, जिसको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहा जाता है, एनसीआरबी, जो 2018 में रिपोर्ट जारी किया और वर्ष 2016 की तुलना में 2018 में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध का मामला 13.7% की वृद्धि हुई थी। याद रखिएगा सभी लोग। और भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या, वर्ष जो बताया गया वो 1991 में 2 करोड़ बताया गया। और 2011 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1951 का नहीं पूछा जाएगा प्रश्न, 1951 का प्रश्न नहीं आता है, आपका प्रश्न आएगा 2011 का, 11 का। तो यहां मैं आपको बता दूं, अधिक आयु, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2011 में बढ़कर 10.4 करोड़ हो गई थी। यह आप ध्यान रखिए। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा सभी लोग कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार की जो है कार्यक्रम, योजनाएं वगैरह चलाई गई। संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन के बारे में बताया भी गया था उसमें, कि अगर वृद्ध व्यक्तियों की स्थिति और अवांछनीय स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में, कि वृद्धजनों के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे भोजन, स्वास्थ्य, घर और अन्य आवश्यकताओं की अनुपलब्धता उसके मानवाधिकार का हनन होगा, ये बताया गया। अनुच्छेद 21 आप जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को गरिमापूर्ण और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार देता है, ठीक है, ये आप जानते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक प्रावधानों के बारे में चर्चा किया गया है वृद्ध व्यक्तियों को। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 10.4 2011 में हो गया क्लियर, लिख लिया। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सभी लोगों से, तो ध्यान रखिएगा। तो एक संवैधानिक प्रावधान था, कानूनी प्रावधान लाया गया। आपको बता दो, जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता है 1973 वाला, जहाँ हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण एक्ट 1956 की धारा 20 में मान्यता प्रदान किया था। व्यक्तिगत कानून के बारे में अगर देखेंगे तो अभिभावक के भरण पोषण के नैतिक दायित्व को सभी लोग मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। हिंदू कानून है, मुस्लिम कानून है, आप यहाँ पे देखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी।
ईसाई कानून, पारसी कानून है आपके सामने, आपराधिक प्रक्रिया की संहिता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सरकारी नीतियों और योजना बनाई गई। तो सरकार ने बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं और नीतियां शुरू किया और इन योजनाओं और नीतियों के उद्देश्य देश भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वस्थ और कल्याण और उसकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की बात किया। बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय नीति आप देखेंगे तो भारत में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 1999 में बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय नीति को लेकर आई थी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट लाइन हो जाएगी। फैक्ट भी यहीं पर है, यहीं पे अप्लाइड प्रश्न भी है, इसी पॉइंट में आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। बात करते हैं इसमें किस तरीके से परिभाषित किया गया है, देख लीजिए। प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल प्रणाली के सुदृढ़ करना होगा ताकि बुजुर्गों के स्वास्थ्य को देखरेख ज़रूरतों को पूरा करने में योग्य बनाया जा सके। बात करते हैं चिकित्सा और पैरामेडिकल कर्मचारी के बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल का प्रशिक्षण देना चाहिए, है ना। स्वस्थ बुढ़ापे की अवधारणा को बढ़ावा देना चाहिए। ज़रा चिकित्सा देखरेख और सामग्री के उत्पादन और निवारण के लिए सोसाइटी की सहायता करनी चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं इसके अंतर्गत। बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय परिषद है। तो बुजुर्गों के संबंध में राष्ट्रीय नीति को चालू करने के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा जो है बुजुर्गों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया, जहां बताया गया कि बुजुर्गों के लिए नीति कार्यक्रमों के संबंध में सरकार का परामर्श देना होगा। बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय नीति का क्रियान्वयन के साथ साथ बुजुर्गों के लिए जो है विशिष्ट कार्यक्रम शुरुआत किए जाएंगे। बुजुर्गों की व्यक्तिगत प्रकृति और शिकायत का निवारण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और नोडल बिंदु प्रदान किया जाएगा और सरकारी तथा निजी क्षेत्र में बुजुर्गों के लिए छूट और सुविधा के लिए भी लाबी प्रदान की जाएगी। सहयोग, लाबी मतलब सहयोग, सहायता। ये राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब की गई बुजुर्गों के लिए? ओके, ठीक है, बता रहा हूँ। चलिए, आप में से कोई किसी को मालूम है बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना? किसी को नहीं मालूम? भाई बोलिए। 2012 में, 2012 में बोल दिया करो। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं तो बताऊंगा ना आप लोगों को, आप बोलते नहीं हो तो ध्यान रखिएगा। 2012 में इसकी स्थापना हुई। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बुजुर्गों के सामूहिक विचार पे सरकार ने समझ प्रस्तुत करना, वृद्धावस्था में हितकार और रोचक बनाने के लिए उसका उपाय का सुझाव देना, अंतर पीढ़ी संबंधों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने की बात करना, बुजुर्गों के बेहतर हित के लिए कार्य करना, गतिशील गतिविधियाँ शुरू करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए बुजुर्गों के लिए एक संभावित कार्यक्रम था और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू की गई इस योजना के द्वारा गैर सरकारी संगठनों को 31 मार्च 2007 को परियोजना लागत की 90% वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि बुजुर्गों के लिए संभावित कार्यक्रम यहाँ से। और यही कार्यक्रम की जो योजना लागू किया गया था वो 1992 में लागू किया गया है। लागत जो 90% आई है वित्तीय सहायता वो मार्च 2007 में आई है, 21 मार्च 2007 में आई है। काम क्या है इसका कि आराम और सतत देखभाल गृहों की देखरेख करना, अल्जाइमर रोग और डिमेंशिया रोग के लिए दिव्या देखभाल दिन की देखभाल होगी, बुजुर्गों के लिए भौतिक चिकित्सा देना, ठीक है, बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन और काउंसलिंग केंद्र ओपन करना, ये सारे इसके क्षेत्र में काम करने की अनुमति बताता है या एक प्रकार से ये चीज़ें रिप्रेजेंट होती है। माता पिता वरिष्ठ नागरिकों के देखरेख अधिनियम अभी मैंने आपको बताया 2007 है। ये बहुत ही सरल है, आप लोगों को मालूम है ना, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए आप लोग अधिनियम के जो है उपबंध बताए जा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष, आप इसको मान के चलिएगा। वरिष्ठ नागरिक कहा किसको जाता है तो आप 65 वर्ष भी ऑप्शन मिलेगा वर्ष को लेकर ना, तो आप 60 वर्ष को चुनाव करिएगा, ऑप्शन 65 वर्ष छोड़ दीजिएगा। हाँ, अगर 65 नहीं 60 नहीं है तो 65 का चुनाव करिएगा, 65 का चुनाव फिर करिएगा, है ना। ये श्योर है कि 60 नहीं होगा तो 65 अवश्य होगा, 65। इसके मंगल की किताबों में 65 लिखा हुआ है, 65 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा की गई पहल। राष्ट्रीय मानवाधिकार की द्वारा जो राष्ट्रीय पहल किया गया वो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 11 जनवरी 1999 को बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया और जिनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक प्रविधि के सदस्य के रूप में काम किया। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह अगर बात करता है तो 20 से 24 मार्च 2006 वाला जो है उसी समय से सप्ताह स्टार्ट हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह। ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड रखिएगा आप सभी लोग थोड़ा सा। वहाँ पर मैंने बताया विशिष्ट बीमारियों के समान है ये, और यह वह बीमारी है जो प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित समय पर लगती है। तो वृद्धावस्था में डॉक्टर स्वामीनाथन का ये स्टेटमेंट कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बनाता है, तो आप उसको भूलिएगा मत, उसको सही करके आ जाइएगा। ठीक है, पारिवारिक सामाजिक समस्या हो सकती है, एकाकीपन का समस्या हो सकता है, अलगाव की समस्या हो सकती है, सामाजिक गतिविधियों का अलगाव की समस्या हो सकती है, सामाजिक दूरी अनुभव करना भी एक प्रकार की समस्या का रूप हो सकता है, आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती हैं, आवासीय समस्याएं हो सकती हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जो वृद्धावस्था के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाती हैं। फिर हमने थोड़ा सा उनके जो है अधिकारों के बारे में चर्चा किया है हम लोगों ने कि कौन कौन से अधिकार हैं जहां पर वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण और देखरेख के पेशेवर लोगों में एक संवर्ग तैयार करने की बात करता है, जहां पे अल्प चिकित्सा देकर या उसकी देखभाल से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर एक व्यापक और वैज्ञानिक ज्ञान का आधार उपलब्ध कराता है बुजुर्गों के लिए। ये था। फिर हमने देखा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय परिषद। तो एक राष्ट्रीय परिषद एक सेपरेट में जब आता है हमारे लिए, तो आप इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा 2012 को लेकर। और यदि इस तरीके से प्रश्न पूछता है मानवाधिकार में को लेकर, तो आप 11 जनवरी 1999 का नाम आप याद रखेंगे। 2 डेटें हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, एक मानवाधिकार को लेकर आएगा, एक आयोग को लेकर आएगा। ठीक है, तो जहाँ पे जो प्रथम बैठक हुई, या आप ये कह लीजिए जहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना क्रियान्वयन को लेकर 2017 मैंने बताया था 2017 में, तो उन चीज़ों की जो जिक्र होती है तो उसके बारे में प्रारूप तैयार करने के लेकर अगर बात करते हैं तो 2012 में जो है राष्ट्रीय परिषद द्वारा ये चर्चा हुई थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद वृद्ध व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह की बात अगर होती है तो यहाँ पे जागरूकता सप्ताह में आप हेल्पेज इंडिया को ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे 20 से 24 मार्च 2006 को नई दिल्ली में बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली अगर हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को रिप्रेजेंट किया गया, बुजुर्गों की डायबिटीज़ के बारे में बताया गया, जागरूक किया गया उनको, और बुजुर्गों के दृष्टि की समस्याओं पर भी बात की गई, थायराइड एवं हड्डी का मैनेजमेंट की बात किया गया, प्रोस्टेट ग्लैंड रोग की बात की गई, बुजुर्ग महिलाओं और विशिष्ट स्वास्थ्य चिंताओं पर चर्चा हुआ, महिला जो है मानसिक स्वास्थ्य पर बात हुआ, बुजुर्गों के लिए शोषण पर। तो इन सभी चीज़ों पर हम लोगों ने जो है ये एक एम है, एक उद्देश्य बनाया गया, एक मोटो बनाया गया जागरूकता का। और जो जागरूकता का मोटो था सप्ताह में आप देख सकते हैं 20 से 24 मार्च यही सप्ताह के रूप में जाना गया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो बुजुर्ग व्यक्तियों के संबंध में, तो आप देख सकते हैं कि आयोग ने अपने विशेष संपर्ककर्ता डॉक्टर एल मिश्रा को बुजुर्ग के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्य योजना तैयार किया। तो वहाँ पे वृद्धाश्रम आदि जैसे संस्थाओं की गतिविधियों और कार्यों के आयोग के विशेष संपर्ककर्ता के जरिए समीक्षा करने की बात कही गई। तो ये चीज़ें थी जो वृद्ध व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों से बात कही गई है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो संविधान में बताइए कौन सा अनुच्छेद है जहां वृद्धों के कल्याण के संबंध में बात करता है? पहला प्रश्न ये आपके सामने एग्जाम में समझ लीजिए। 41। और भी कोई बच्चा? सही जवाब 41 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, वृद्धों के कल्याण के संबंधी में प्रावधान की बात किया गया अनुच्छेद नंबर 41 में, 41 में। ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल करने सहित सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने का काम किस मंत्रालय को दिया गया था? वृद्ध व्यक्तियों के लिए किस मंत्रालय को दिया गया था? बताइए जरा।
सामाजिक न्याय अधिकारी का? वृद्धजन कल्याण मंत्रालय को दिया गया था मैडम, वृद्धजन कल्याण मंत्रालय को दिया गया था, याद रखिएगा सभी लोग, वृद्धजन कल्याण मंत्रालय। और ये मंत्रालय जो है वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल करने सहित सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान भी करता है, प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल था ये भी आप सबके लिए, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। सर ये मंत्रालय कब बना? वृद्ध व्यक्तियों के लिए मंत्रालय है तो ये बेसिकली आपको बता दो, जो वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के संबंध में योजनाएं, जैसे वरिष्ठ नागरिकों को सरकार द्वारा जो चलाई गई थी, जो एक्ट था 2007 वाला, ठीक है, उसी को आप यहाँ पे ध्यान रखिए, वृद्ध व्यक्तियों के, ठीक है, वो नीति के माध्यम से बनाया गया है इसको, ठीक है। आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, अच्छा अगर लिखना चाहते हो आप लोग तो 1991 में जो संयुक्त राष्ट्र की नीति अपनाई गई थी, तो उस समय ही वृद्ध जन कल्याण मंत्रालय लाया गया, वृद्ध जन कल्याण मंत्रालय। और ये भी शब्द याद रखिएगा साथ ही साथ, संयुक्त राष्ट्र की नीति अपनाई कब गई है? 1991 में संयुक्त राष्ट्र की। और याद रखिएगा आप सभी लोग, महासभा द्वारा 1992 में वृद्धावस्था पर एक घोषणा पत्र, और सन 2001 में वृद्धावस्था पर वैश्विक लक्ष्य जैसे कार्यक्रम बनाए गए, पैंडेमिक लेवल पर कार्यक्रम बनाए गए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी वृद्ध व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य में, वृद्ध व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य में। वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक प्रकार से अगर हम बात करें आप लोगों से, हिमांशु रथ चलाया गया था, योजनाएं जानते हैं, 2013 में। यह भारत में बुजुर्गों के लिए कल्याण योजनाओं के विस्तार से वर्णन किया गया, जिसे निम्नानुसार बताया जा सकता है कि भारत में वयोवृद्ध लोगों के लिए सरकारी नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो आप कहते हो कि भाई वृद्ध लोगों के संबंध में राष्ट्रीय नीति कब आई, तो 1999 में आया, 1999 में ये चीजें लाई गई, आप ऐसा कह सकते हो। वृद्ध व्यक्तियों के लिए जो वरिष्ठ नागरिक समूह एसोसिएशन का गठन किया गया, हेल्पलाइन और परामर्श केंद्र बनाए गए, चलते फिरते चिकित्सा यूनिटों को रख रखाव बताया गया, बुजुर्गों के लिए बहुसेवा केंद्र चलाए गए, विश्राम सदन और नियंत्रण देखभाल सदनों के रख रखाव की बात की गई। तो ये सब अनुदान सहायता की योजनाएं थी, है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल की स्थापना किया गया था। विधि और कानून मंत्रालय द्वारा भारत सरकार को लाया गया था। गृह मंत्रालय भारत सरकार आया था। श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार का आया था, है ना। ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, याद रखिएगा आप सब, ठीक है, क्लियर रहेगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पर आपका वृद्ध जो जरल था वो समाप्त हो गया। इसके संबंध में आप लोगों को मैं प्रश्न भी करवा दूंगा, ठीक है, आप प्रश्न भी कर लेना वृद्ध व्यक्तियों के संबंध में। कल आप लोगों के प्रश्न हो जाएंगे, एक वीडियो में प्रश्न पे लाकर लाऊंगा, कल आप लोगों को दे दूंगा। अब बात हम लोग करेंगे दिव्यांगता के बारे में। देखिए, जो व्यक्ति किसी कारणवश शारीरिक रूप से अपंग हो, उसे अपाहिज या विकलांग पुकारने के बदले सम्मान पूर्वक दिव्यांग कहा जा सकता है। ये दिव्यांग एक शब्द है। दिव्यांग व्यक्ति देश के लिए मूल्यवान मानव संसाधन होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को समान अवसर, उसके अधिकारों को सुरक्षा और समाज में पूर्ण भागीदारी हो, ऐसी व्यवस्था को जानी जाती है, और जहां पर सशक्तिकरण का भी प्रयास किया जाता है दिव्यांग में। तो दिव्यांगता एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे किसी स्वस्थ व्यक्ति के सापेक्ष अस्वस्थ हुआ माना जाए। मतलब शारीरिक कमजोरी, संवेदी हानि, संज्ञानात्मक हानि, बौद्धिक हानि, मानसिक बीमारी और विभिन्न प्रकार की पुरानी जो है बीमारियां इत्यादि के संदर्भ में हम इसको शामिल कर सकते हैं दिव्यांगता को। किसको? दिव्यांगता को। क्लियर है दिव्यांगता? कि ये सारी चीज़ें जो है आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना।
चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। तो हमारे सामने एक और चीज़ आती है, देखने को मिलता है, और इसमें अगर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर, तो देखिए दिव्यांग और विकलांग में अंतर, थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या अंतर इसके हो सकते हैं दिव्यांग और, है ना, उसमें। तो आप देखिए, जिनके हाथ ना हो वो दिव्यांग, और जो हाथ होते हुए भी दूसरों की मदद ना करने के लिए उठे वो विकलांग। जिनके पैर ना हो वो दिव्यांग, जो पैर होते हुए भी गलत रास्ते पर चले वो विकलांग। एक अंतर बताया जा रहा है। जिसकी आंखें ना हो वो दिव्यांग, जो आंखें होते हुए भी बुराई को चुपचाप देखे वो विकलांग। हाँ, तो ये एक प्रकार का अंतर है। हालांकि अंतरों से इतना प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन आप थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ सकते हो कि दिव्यांग किसको कहते हैं और विकलांग किसको कहते हैं, है ना। दिव्यांगता अगर हम चर्चा करें आप लोगों से, तो इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा आप सभी लोग इसमें, कि विकलांग वो नहीं जो बोल नहीं सकता, ठीक है। विकलांग तो वो है जो जुबान होते हुए भी गलत के खिलाफ मौन रहता है, गलत के खिलाफ मौन रहता है, वो होते हैं ये, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, भारत में दिव्यांगता के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम भारत में दिव्यांगता की बात करेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आबादी का एक बड़ा अनुपात दिव्यांग लोगों की आबादी को विश्व के सबसे बड़े गैर मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समूहों के रूप में देखा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दिव्यांग लोगों की आबादी लगभग 26.8 मिलियन थी, जो कुल देश की आबादी 2.21% थी। दिव्यांगता काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, दिव्यांगता, इसलिए इसको ध्यान से समझते चलिए आप सभी। इसमें अगर हम बात करें, विश्व बैंक के द्वारा जो है जारी किया गया एक अनुमान, देश में दिव्यांग लोगों की आबादी लगभग 40 मिलियन बताई गई है। तो ये 40 मिलियन याद रखिएगा विश्व बैंक के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? विश्व बैंक के अकॉर्डिंग। दिव्यांगता के संबंध में अधिनियम आप अगर लिखना चाहते हैं एक जगह तो लिख लीजिए, कुछ अधिनियम है एक साइड में, आप चाहो तो लिख लीजिए। अगर हम बात करें आप लोगों से, एक था भारतीय लुनासी एक्ट, भारतीय लुनासी एक्ट 1912 में आया। एक आपका अगर हम बात करते हैं भारतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम दिव्यांगता के लिए 1987 में आया। भारतीय पुनर्वास परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम RCI एक्ट 1992 में आया। दिव्यांग जन अधिनियम जहां समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी की बात करेगा, वह PWD था, वो आया था 1995 में। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो आया 2016 में। PWD वाला रिपीट कर दीजिए। दिव्यांगजन अधिनियम समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी 1995। 1900 कितना बोले? 1995। 1995। नेक्स्ट राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में चार टाइप की डिसेबिलिटी, ऑटिज्म जिसको आप शालीनता कहते हो, CP जिसको आप सेरेब्रल पॉलिसी बोलते हो, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको ID कहते हो, और मल्टीपल डिसेबिलिटी जिसको बहुविकलांगता कहते हो। ये 4 टाइप की डिसेबिलिटी लाई गई। RPWD एक्ट 2016 जिसमें 21 टाइप की डिसेबिलिटी पर बात किया गया। ये याद रखिएगा आप सब। 2016 का डिटेल बता दीजिए। 2016 का डिटेल बताते हैं। देखिए 2016 का डिटेल अगर आपको चाहिए
तो सिंपल सी बात है, इसमें आप ध्यान रखिएगा कुल 21 टाइप की डिसेबिलिटी है, 21 टाइप की डिसेबिलिटी के बारे में जिक्र किया गया है। और इसके अधिनियम पे अगर हम चर्चा करेंगे, अभी मैं उसकी पीडीएफ आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे आप देख के करिएगा बात, ठीक है। वहाँ पे केवल अभी आप 2016 का याद रखिए, 21 टाइप की डिसेबिलिटी, ठीक है मैडम। आगे अगर हम बात करते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में, तो देखिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव बताया गया। जहां भारत के दिव्यांग व्यक्तियों के व्यापक आबादी के बावजूद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पिछले लगभग 7 दशक में मात्र 4 संसद सदस्य और 6 राज्य विधानसभा सदस्य, ठीक है, सदस्य जो है विधानसभा सदस्यों के ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिव्यांगता से पीड़ित हैं। अतिरिक्त बाधाएं हैं, भारत में दिव्यांग लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास की चुनौती से प्रभावित होने की संभावनाएं भी अधिक है। तो इसको आप छोड़ दीजिए, अतिरिक्त बाधाएं वगैरह। और दिव्यांगता और गरीबी, दिव्यांगता से जुड़ा डेटा गरीबी का दिव्यांगता के बीच पारस्परिक संबंध की ओर संकेत करता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें याद रखिए, राजनीतिक, आर्थिक बाधाएं, और उसके बाद दिव्यांगता और गरीबी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि गरीबी जो है परिवारों के गर्भवती माताओं को आवश्यक देखभाल की कमी का सामना करना पड़ता है ना। और वर्ष 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं जनगणना के अनुसार, तो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि देश की दिव्यांग लोगों की कुल आबादी 69% ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। और अनुमान बताया गया कि भारत वर्तमान में विश्व में दिव्यांग व्यक्तियों की कुल आबादी 1 बिलियन है, जिसमें से लगभग 80% लोग विश्व के अलग अलग विकासशील देशों में से रहते हैं या विकासशील देशों में रहते हैं। दिव्यांगता का कुछ मॉडल्स हैं, कुछ प्रारूप हैं। एक दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल है। जो दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल है, ये बेसिकली आपको बताता है प्रबंधन को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, इलाज को लेकर, सब व्यवहार को समायोजित करने को लेकर, मॉडिफिकेशन को लेकर वो चिकित्सा थेरेपी दी जाती है। एक होता है सामाजिक मॉडल दिव्यांगता का। जो दिव्यांगता का सामाजिक मॉडल होता है, ये बेसिकली किसी व्यक्ति की विशेषता को नहीं बताता, बल्कि सामाजिक वातावरण द्वारा निर्मित जो परिस्थितियां होती हैं उसके बारे में चर्चा करता है ये, है ना। सामूहिक जिम्मेदारी क्या है, समुदाय की जिम्मेदारी क्या है, सामाजिक समस्याएं कहाँ उत्पन्न हो रही हैं, क्या चीज़ें उत्पन्न नहीं कर रही हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जिक्र होता है दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल का। दिव्यांगता का त्रासदी और चैरिटी का मॉडल एक है, जहाँ परिस्थितियों का शिकार दया के पात्र हैं। इस मॉडल में गैर दिव्यांग या विकलांग लोगों द्वारा दिव्यांगता को परिभाषित करने और समझाने के लिए उपयोग में किया जाने वाला ये मॉडल होता है चैरिटी मॉडल। लोगों को जागरूक करने की बात करता है ये मॉडल, लोग जो है अवेयरनेस में रहे, ये प्रारूप है। दिव्यांगता का विशेषज्ञ पेशेवर मॉडल होता है, एक लाइन केवल समझते जाइए बस। ये बेसिकली अगर हम बात करें तो जो व्यवसाय की दुर्बलता और उसकी सीमाओं की पहचान और दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति में सुधार करने के लिए जो आवश्यक कार्यवाही करने की एक प्रक्रिया का पालन कर रहा होता है, वही बेसिकली एक विशेषज्ञ और व्यावसायिक मॉडल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। फिर उसके बाद आता है दिव्यांगता का नैतिक मॉडल। नैतिक मॉडल क्या होता है? नैतिक मॉडल जो होता है, अगर हम बात करें यहाँ पर, लोग अपनी दिव्यांगता के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। दिव्यांगता को माता पिता के बुरे कार्यों के फलस्वरूप देखा जा सकता है। यदि यह जन्मजात या जादू टोना के अभ्यास के दौरान होती है, तो इस प्रकार के रवैये से इंसानों को एक प्रकार से जो मूल जड़ होता है उनको धार्मिक कट्टरपंथी अपराध के रूप में देखा जाता है ना। तो ऐसे में दिव्यांगता का नैतिक मॉडल भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं पेरेंट्स ऐसा करते हैं, क्लाइंट और सोशल वर्कर नहीं करता, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। दिव्यांगता का सशक्तिकरण के मॉडल की बात करें, ये परिवार को अपने विचार या यहाँ पे उपचार के दौरान वह किन सेवाओं को लाभान्वित करना चाहता है और यह तय करने की अनुमति देता है कि बदले में व्यवसाय को एक सेवा प्रदाता के रूप में बदला कैसे जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस मॉडल में व्यक्ति को उसके स्वयं के लक्ष्यों को पीछा करने के लिए सशक्त किया जाता है दिव्यांग व्यक्ति को, और विभिन्न प्रकार की योजनाओं से उसको रूबरू भी करवाया जाता है ना। ये थे आपके सामने मॉडल।
दिव्यांगता का कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करेंगे तो एक ब्रिटेन का आंदोलन था। ब्रिटेन में दो बातें हैं, ध्यान रखिएगा। दिव्यांग भेदभाव अधिनियम एक आया था ब्रिटेन में, और वह अधिनियम था 1995 का। पहली बात, बताइए, क्लियर है? उसके बाद 2012 में वेलफेयर रिफॉर्म एक्ट आया, है ना, 2012 में। तो ये दो ऐसे एक्ट हैं जो आप लोगों को ब्रिटेन के संबंध में पूछा जा सकता है। बात करते हैं यूएसए के बारे में। यूएस दूसरा कौन सा बताया था? वेलफेयर रिफॉर्म एक्ट, रिफॉर्म एक्ट ये भी ब्रिटेन का था ना सर? ब्रिटेन का, यस। अगर हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है दिव्यांग लोगों को स्वयं की पहचान करने के रूप में दिव्यांगता को मान्यता देने के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो अमेरिका में दिव्यांगों के आंदोलन का एक व्यापक रूप लिया, और यह व्यापक रूप शुरू हुआ 1960 से। वहाँ पे फिर दिव्यांग अधिवक्ताओं ने समान अवसर की मांग किया था आंदोलन को लेकर 1960 में, और दिव्यांगता के अधिकार को लेकर कार्यकर्ता ने कांग्रेस ने पैरवी की, और वर्ष 1972 के पुनर्वास अधिनियम हेतु में दिव्यांग लोगों के नागरिक अधिकारों के समान व्यवहार के उद्देश्य से वाशिंगटन में मार्च किया गया, और कहा गया कि दिव्यांग लोगों के नागरिक अधिकारों के कानून के द्वारा संरक्षित किया जा सकता है या किया जाएगा। ऐसी बात यहाँ पे देखने को हमें मिली थी। तो याद रखिएगा, ये कुछ थे एक्ट जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट थे। अब हम बात करते हैं, किसी ने कहा था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में, फिर हम लोग बढ़ते हैं भारत के आंदोलन पे। मतलब यही है, भारत का आंदोलन में ही देख लेते हैं। आपको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा बस बने रहिए। देखिए, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों से हर बार प्रश्न पूछा जा रहा है 2016 के बाद से, जितनी बार यूजीसी में एग्जाम हो रहा है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ये भारत में आंदोलन को लेकर रिप्रेजेंट करता है थोड़ा सा। 1970 के दशक में शुरुआती वर्षों में लोगों की पहली बार दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई गई थी। 1970 की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद विभिन्न प्रकार के एक्ट बनाए गए, विभिन्न प्रकार के अधिनियम लेके आया गया, लेकिन जो सबसे सफल रहा वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट रहा 2016 का। तो इसका पूरा नाम अगर प्रश्न बनता है तो राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट पूछ लीजिए। ये याद रखिएगा, फुल फॉर्म इसका है। इनमें में से आप लोगों से कभी कभी आर का मतलब पूछता है, आर का मतलब पूछता है, तो ध्यान रखिएगा आर का मतलब जो होगा वो राइट होगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आरपीडब्ल्यूडी लिख देगा इस तरीके से एक्ट का, और फिर कहेगा आप यहाँ पे आर का संक्षिप्त बताएं, या संक्षिप्त तो आप आर का मतलब राइट ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। बहुत सारे शब्द लिखे रहेंगे, ठीक है, लेकिन राइट आपका सही रहेगा। और यह अधिनियम पीडब्ल्यूडी के अधिनियम 1995 की जगह पर आया है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आप जानते हैं भली भांति तरीके से। पीडब्ल्यूडी में कुल टोटल 7 टाइप की डिसेबिलिटी थी, और इसमें 21 टाइप की डिसेबिलिटी को शामिल कर दिया गया है। इस चीज़ को दूसरी बात है, ये आप याद रखिएगा। 21 वर्ष बाद, अब ध्यान रखिएगा, 21 साल बाद आप 1995 को 2016 में कितने का अंतर आ रहा है बताइए? 21 का। अरे हाँ भाई, हाँ। तो 21 वर्ष बाद एक नया और बेहतर कानून लाया गया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, किसके अंतर्गत आता है? आरपीडब्ल्यूडी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। काफ़ी इंपोर्टेंट लाइन है ये। बात करते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में और भी चीज़ें हैं। वर्ष 2007 में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ष 2007 में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने, देखिए UNCRPD, बताइए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आप लोगों को बता दूं, इसकी स्थापना 2006 में हुई है।
इसकी स्थापना 2006, लेकिन जो दिव्यांग अधिकारों के बारे में जो सम्मेलन हुआ वो 2007 में हुआ। और किसने करवाया था? UNCRPD ने। इस पे हस्ताक्षर और पुष्टि के बाद अधिनियम के बदलने में की आवश्यकता की उत्पन्न हुई और उसके तहत 2016 में PWD एक्ट की जगह RPWD एक्ट आया। और ये देन किसकी है? जो RPWD एक्ट आया, देन किसकी है? बोलो, देन किसकी भाई? RPWD एक्ट आया तो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किया। अरे भाई ये तो सही है, लेकिन ये करवाया किसने था? यही UNCRPD। भाई बोलो ना, कैसे काम चलेगा है? तो यह अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर बात करता है। ये लाया था इसने बनाया था सारी डिटेल, है ना। आगे बात करते हैं। RPWD एक्ट का ड्राफ्ट बिल कब आया था? मतलब बन के तैयार कब हो गया? ड्राफ्ट बिल कब तैयार हुआ था? 2011 में तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था? ये 2011 में तैयार हुआ था, याद रखेंगे। और 7 फरवरी 2014 को RPWD विधेयक संसद में पेश किया गया। कहाँ पेश किया गया था? संसद में 7 फरवरी 2014 को। राज्यसभा में 14 दिसंबर 2016 को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक को पारित किया गया था। कहाँ? राज्यसभा में। याद रखिएगा भाई आप लोग, एक विधेयक संसद में पेश हुआ 7 फरवरी 2014 को और 14 दिसंबर 2016 को, 2 साल बाद, यह अधिकार विधेयक को पारित किया गया। कहाँ? राज्यसभा में। लोकसभा में कब? लोकसभा में 2 दिन बाद, 14 दिसंबर के 2 दिन बाद 16 दिसंबर 2016 को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक को पारित किया गया लोकसभा में। 2 दिन बाद, पहले राज्यसभा में आता है फिर लोकसभा में जाता है। राष्ट्रपति की सहमति पर प्राप्त, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए, लेकिन आप ध्यान रखिए। राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद 28 दिसंबर 2016 को अधिसूचित किया गया और RPWD बिल 2016 को अधिनियमित किया गया, लॉ बन गया एक। यह अधिनियम 15 जून 2017 को लागू हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। लागू कब हुआ? 15 जून 2017 को लागू हुआ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, 253, भारत के संविधान अनुच्छेद 253 में RPWD एक्ट 2016 को अधिनियमित किया गया है। अधिनियमित किया गया है। RPWD एक्ट 2016 में 21 डिसेबिलिटी को शामिल किया गया है। भाई तो मैंने बता चुका हूं ना आप लोगों को। ये देखिए 21 टाइप की डिसेबिलिटी पढ़ा चुका हूं ना। ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोक्सी कार्ड, है ना, हियरिंग इम्पेयरमेंट, 21 टाइप की डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, डॉर्फिज्म, है ना। काफी इंपॉर्टेंट लाइन। बेंचमार्क दिव्यांगता 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को मुक्त शिक्षा का अधिकार है। ये बेंचमार्क दिव्यांगता। बेंचमार्क दिव्यांगता का मतलब है RPWD अधिनियम 2016 के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी प्रकार की कम से कम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। 80% की जो डिसेबिलिटी होगी ना, वो गंभीर दिव्यांगता कहलाएगी, गंभीर कहलाएगी। उच्च, देखो यहाँ पे बेंचमार्क दिव्यांगता था जहाँ मुक्त शिक्षा की बात करी। अब देखिए उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा का आरक्षण 5% से कम नहीं, सरकारी नौकरियां में 4% से कम नहीं, भूमि आवंटन में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन योजना में 5% आवंटन आदि के अतिरिक्त लाभ बेंचमार्क वाले व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाएंगे। नौकरी के लिए कितने परसेंट बताया गया है RPWD में? 4%। हायर एजुकेशन के लिए कितने परसेंट आरक्षण देने की बात किया गया है? 5%। 5%। गरीबी उन्मूलन योजना के लेकर कितनी परसेंट की बात किया गया? आवंटन को लेकर 5%। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नंबर 1 पर आप 44%, इसको याद रखिए, नौकरी को लेकर 90%, और 9% आप ध्यान रखिएगा इसको, उच्च शिक्षा को लेकर 1% पूछा जा सकता है आप लोगों से गरीबी उन्मूलन को लेकर, ठीक है, याद रखिएगा।
आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में देखिए कुल टोटल 17 अध्याय हैं, 102 खंड है, 17 अध्याय हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 17 अध्याय में, आप इसको मत याद रखिएगा, एक दो को अब छोड़ दीजिए, सारे अध्याय के बारे में जिक्र हुए इसमें। अधिकार और यहाँ पे अधिकार के बारे में छोड़ दीजिए। हाँ, यहाँ आपको मैं बता देता हूँ, उन्हीं चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, 3 को, समानता और गैर भेदभाव 3 में है। 7 में अगर हम बात करें दुरुपयोग, हिंसा और शोषण के जो है सुरक्षा की बात करता है, ये है आपका, बाकी छोड़ दीजिए, है ना। शिक्षा देख लीजिए, प्रौढ़ शिक्षा 18 में है, 17 में जो है समावेशी शिक्षा है। तो 17-18 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 17 और 18 इम्पोर्टेंट है। सर क्रम भी करना पड़ेगा? कौन सा क्रम? ये क्रम थोड़ी ना है, ये तो धाराएं हैं ना, ये तो खंड है, ये तो धाराएं हैं। 18 धारा, 19 धारा, ये क्रम मत बोलो, धारा बोलो। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, कौन सा इम्पोर्टेंट है मैं उसी को बता रहा हूँ आपके लिए। वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, व्यावसायिक प्रशिक्षण के स्वरोजगार को लेकर, ये आपके लिए हो सकता है 19 में, बाकी यहाँ पे छोड़ दीजिए। और 5 में देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक 27 और एक 26 बीमा योजना है 26 में, पुनर्वास काफ़ी इम्पोर्टेंट है 27 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6, बेंचमार्क दिव्यांगता की बात की गई है। बेंचमार्क दिव्यांग बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा की बात है, और ये प्रश्न बना सकता है 31 धारा, 6 से 18 वर्ष बच्चे का एज, याद रखिएगा। जागरूकता अभियान 39 और मानव संसाधन विकास, ये याद रखिएगा 47, मानव संसाधन विकास 47। सुगम्य भारत अभियान चलाया गया है एक, जानते हो आप लोग, 2015 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए था, वो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए था, ठीक है। सुगम्य भारत अभियान, याद रखिएगा। बाकी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो, हो गया आपका आरपीडब्ल्यूडी हो गया, यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए, राष्ट्रीय कोष अगर आप पूछ लेना अध्याय नंबर आपको, तो ये 14 बताना आप लोग, है ना, और ये 15 बताना, अध्याय नंबर 15 और 14 में। राज्य को लेकर पूछेगा तो 15 है, और केंद्र को लेकर पूछता है यानी राष्ट्रीय लेवल पूछता है तो वो आपका 14 होगा, ठीक है, याद रखिए। बस इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, ठीक है। चल, ये आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी समाप्त हो गया। ऐसे ही मैं पीडीएफ आपको, जी